देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances. हमें पता है कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन लिविंग सेल्स को एक तो मिलनी चाहिए O2, क्या मिलनी चाहिए O2, दूसरा उनको मिलने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, क्या मिलने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस है जिनकी भी उनको जरूरत है वो मिलने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं, कौन से सेल लिविंग सेल, उन्हें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला न्यूट्रिएंट्स, पहला क्या है न्यूट्रिएंट्स, दूसरा ऑक्सीजन है ना, और तीसरा जो भी और सब्सटेंसेस की न्यूट्रिएंट्स की उनको जरूरत है वो। ठीक है, अब also the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. हमारे टिश्यूज जो है वो अच्छे से काम करते रहे, इसके लिए जो भी तुम्हारे अंदर वेस्ट मटेरियल बना है उसको बॉडी के अंदर ही रखोगे या बाहर फेंकोगे, बाहर फेंकेंगे। तो जो जिस चीज की जरूरत है वो तो बॉडी के अंदर लो, और जो चीज अंदर बॉडी के बन गई है वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर फेंक दो, ताकि बॉडी में कोई भी दिक्कत ना आए, टिश्यूज नॉर्मली फंक्शन करते रहें। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। इसीलिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या है कि सेल्स तक अगर भी कोई भी चीज हमें पहुंचानी है या सेल्स से कोई भी चीज लेके आनी है तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है। किसके लिए? सेल्स तक कोई भी चीज पहुंचाने के लिए भी और सेल्स से कोई भी चीज उठा के लाने के लिए भी। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। और अलग अलग जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है, जैसे तुमने पॉरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा है ना, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स थे ना तुम्हारे पास। हर ग्रुप ऑफ एनिमल में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, simple organisms like sponges and coelentrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. अब होगा क्या, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, स्पंजेस और सिलेंट्रेट। स्पंजेस और सिलेंट्रेट कैसे हैं? हाँ, स्पंजेस क्या थे, पॉरीफेरन्स थे ना, और सिलेंट्रेटा थे ना। अब जो स्पंजेस और पॉरीफेरा है, पहली बात तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, इनमें से यूनिसेल्युलर है कोई, मल्टी सेल्युलर कौन सा है? दोनों, स्पंजेस भी और सिलेंट्रेट भी, दोनों क्या है, मल्टी सेल्युलर। तो जो स्पंजेस और सिलेंट्रेट हैं, अब जैसे ये एक स्पंज है, ठीक है, इस स्पंज के आसपास प्रेजेंट है वाटर, क्या प्रेजेंट आसपास? वाटर। अब स्पंज क्या करेगा, इस वाटर को अपनी बॉडी के अंदर उठा के लाएगा। ठीक है, बाहर जो भी मटेरियल प्रेजेंट था वो वाटर के साथ आ गया, अब बॉडी के अंदर आ ये वाटर, तो इसकी बॉडी में जितनी भी कैविटीज प्रेजेंट थी उन कैविटीज में ये वाटर घूमेगा और जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक स्पंज था मान लो हमारे पास, ठीक है, अब इस स्पंज में एक बॉडी कैविटी ये होगी, ऐसे करके बॉडी कैविटीज प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब बाहर क्या प्रेजेंट है? वाटर। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। कौन कर रहा है? ब्लड। इनके अंदर ब्लड का काम कर रहा है वाटर। ब्लड का काम कौन कर रहा है? वाटर। किस किस के अंदर? स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर, है ना। अब ये वाटर जो बाहर प्रेजेंट था सराउंडिंग में वो जाएगा बॉडी के अंदर और सारी जो बॉडी कैविटीज है उनमें सर्कुलेट करेगा। ठीक है, अब बाहर से जो भी मटेरियल आया वो मटेरियल चला गया बॉडी के अंदर। इस कैविटी से इस कैविटी में क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है, तो इन सेल्स के बीच में मटेरियल का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो नहीं गया पूरा, है ना, कि बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट था? वाटर, और उसी ने क्या कर दिया? सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करा दिया। तो जो काम हमारे अंदर ब्लड करता है स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स में, वो काम कौन करता है? वाटर। ठीक है, उसके बाद है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। अब स्पंजेस और सिलेंट्रेट तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन उसके बाद के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो यूज करेंगे एक स्पेशल फ्लूइड। क्या यूज करेंगे? एक स्पेशल फ्लूइड यूज करेंगे। अब ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है बॉडी फ्लूइड, वो बॉडी फ्लूइड है ब्लड। क्या है वो?
ब्लड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। तो ऐसी बात नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ ब्लड ही यूज होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कौन यूज होगा, वाटर। पर यहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस की बात करें तो वहां पे बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड। क्या है, ब्लड। ठीक है। अब अनदर बॉडी फ्लूइड, एक और बॉडी फ्लूइड है हमारे अंदर, वो है लिम्फ। वो क्या है, लिम्फ। ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में जो ज्यादातर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं बाय ब्लड, बाय ब्लड। ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड। लेकिन ब्लड के साथ साथ एक और बॉडी फ्लूइड है हमारी बॉडी में जो थोड़े बहुत सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, उस बॉडी फ्लूइड का नाम क्या है, लिम्फ। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो ब्लड और लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ेंगे। जो लिम्फ है ना उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ब्लड और लिम्फ के कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे कोई मेडिसिन देखी हो तुमने तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इस मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब ये किस किस से मिलके बनी हुई है, जैसे सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, क्या क्या है इसमें। तो यहाँ हम देखेंगे कि ब्लड और लिम्फ किस किस से मिलके बने हुए हैं। ब्लड और लिम्फ का क्या देखना है, कंपोजिशन। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। अब देखो ब्लड है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। पढ़ के आए हो ना अभी अभी पिछले चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ था वहां पे। क्यों बोलते हैं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू, हाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना मटेरियल्स का। इसके अलावा और कितने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू थे, कौन कौन से थे, बोन और कार्टिलेज। बोन कैसा था, सॉलिड या सॉलिड और नॉन प्लाएबल है ना, और कार्टिलेज प्लाएबल था, है ना, वो प्लाएबल था मतलब फ्लेक्सिबल था, है ना। कार्टिलेज क्या था, फ्लेक्सिबल। पर बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती, पर वो दोनों सॉलिड थे, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू थे बोन और कार्टिलेज। पर ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो जनरली क्या होता है, कनेक्ट कौन करता है, जैसे यहाँ पे कोई भी जंक्शन है तो ये क्या कर रहा है, इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जंक्शन सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड है। तो जनरली कनेक्शन क्या होता है, सॉलिड। पर ब्लड लिक्विड है और लिक्विड होने के बाद भी वो कनेक्शन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कनेक्शन का काम, जैसे यहां से अगर किसी मटेरियल को ऊपर भेजना है तो वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम ब्लड को क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब ब्लड में होगा क्या क्या, देखो एक होता है मैट्रिक्स, एक क्या होगा, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैट्रिक्स। दूसरा होता है ब्लड में प्लाज्मा, दूसरा क्या होगा, प्लाज्मा। और तीसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तीसरा क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड बना हुआ है तीन चीजों से, दो चीजें बनती है एफ से और एक बनता है पी से। एफ से क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और तीसरी चीज जिससे ब्लड बना हुआ है वो है प्लाज्मा। ठीक है। तो पहली बात तो ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी बात ब्लड बना हुआ है तीन चीजों से, पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ना वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। प्लाज्मा किस कलर का होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा। और दूसरी बात ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होगा, विस्कस फ्लूइड होगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ठीक है। कैसा फ्लूइड है ब्लड, विस्कस फ्लूइड है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। अब ब्लड कितनी चीजों से मिलके बना था, तीन। उन तीनों चीजों में से क्या क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट, फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा। उन तीनों में से जो प्लाज्मा है ना वो अकेला 55% है। अकेला कितना है, टोटल ब्लड क्या होगा 100%। 100 में से 55 तो कौन है, प्लाज्मा है। ठीक है। प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर। ठीक है। नेचर कैसा होगा, विस्कस फ्लूइड होगा। अब प्लाज्मा के अंदर भी 90 to 92% तो पानी है। ठीक है। प्लाज्मा में 90 to 92% क्या है, पानी, वाटर है। और जो बचा हुआ 6 से 8 प्रोटीन, 6 से 8% है वो है प्रोटीन। 6 से 8% जो बच गया वो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है।
अब फिब्रिनोजन प्रोटीन कौन कौन से वो देखो, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। प्रोटीन कौन कौन से हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्या क्या है? देखो एग एल्ब्यूमिन सुना है ना तुमने, तो वहां से तो याद रख लो एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब फिब्रिनोजन काम आता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी हमें कहीं से ब्लीडिंग होती है तो बहुत जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता है ना, सूख जाता है ब्लड और बहुत जल्दी एक क्लॉट बन जाता है, उसमें कौन काम आएगा? कौन सा प्रोटीन? फिब्रिनोजन। और ग्लोबुलिन कहाँ काम आएगा? एंटीजन एंटीबॉडी सुना है, बताया हुआ है मैंने कई बार। तो वो जो ग्लोबुलिन है वो क्या है? एक प्रोटीन है जो बनाता है किसको? एंटीबॉडी को। किसको बनाता है? एंटीबॉडी को। तो पहले यहां तक देखो, देखो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर, नेचर विस्कस फ्लूइड होगा। ठीक है, पूरे ब्लड का कितने परसेंट पार्ट प्लाज्मा ने बनाया है? 55%। अब सिर्फ प्लाज्मा के अंदर देखो, प्लाज्मा ही देख रहे हैं, प्लाज्मा में 92% तो क्या है? पानी। मतलब प्लाज्मा और कुछ नहीं है, ज्यादातर प्लाज्मा में क्या है? पानी भरा हुआ है। बस 6 से 8% प्लाज्मा में क्या होगा? प्रोटीन होंगे। 3 प्रोटीन है। पहला प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, पहला प्रोटीन कौन सा? फिब्रिनोजन। पहला प्रोटीन कौन सा? फिब्रिनोजन। दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन, दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन और तीसरा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। तीसरा क्या होगा? एल्ब्यूमिन। किसमें होंगे ये तीनों प्रोटीन? प्लाज्मा में। ठीक है, उसके बाद फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेंस की जरूरत किसके लिए होती है? ब्लड के कोगुलेशन के लिए या क्लोटिंग के लिए। मतलब जब भी हमें ब्लीडिंग होती है ना, अगर वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो डेथ हो जाएगी पर्सन की, है ना। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहेगी तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है। मतलब जैसे ही बाहर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा वो क्लॉट हो जाएगा। समझते हो ना, जैसे चोट लगती है तो थोड़े दिन बाद वो क्लॉट बन जाता है यहाँ पे, हाँ, ब्राउन कलर का, वो क्या होता है? क्लॉट। तो क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? फिब्रिनोजन। किसकी क्लॉटिंग में? ब्लड की क्लॉटिंग में। दूसरा प्रोटीन कौन सा था? ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन मैंने तुम्हें बताया था ये होगा एंटीबॉडी में। तो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनती है वो किस लिए बनती है? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ग्लोबुलिन का काम क्या होगा? प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी करते रहते हैं ना, तो हमारे इम्यून सिस्टम में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। तीसरा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तीसरा कौन सा है? एल्ब्यूमिन। इसका तुमने नहीं सुना होगा फंक्शन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। मतलब कि अगर कहीं पे हमें आयंस की कंसंट्रेशन बैलेंस करनी है कि यहाँ आयंस ज्यादा यहाँ कम है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, तो उसको कौन मेंटेन करेगा? एल्ब्यूमिन। ठीक है, प्लाज्मा में कितने प्रोटीन? 3 प्रोटीन। पहला प्रोटीन फिब्रिनोजन, काम क्या है उसका? ब्लड क्लोटिंग कराना। दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, एंटीबॉडी से याद रखना ग्लोबुलिन को। और तीसरा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, अब प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में प्रोटीन्स के साथ साथ थोड़ी बहुत अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं। थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या होगा? मिनरल्स भी होंगे। मिनरल्स देखो कौन कौन से होते हैं। Na पॉजिटिव, बोलो साथ साथ। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन। 2 तो अनायन है। अनायन कौन कौन से? बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन। और 3 केटायन है, Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो मिनरल्स होंगे थोड़ी बहुत अमाउंट में। अमाउंट क्या है इनकी? बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट में मिनरल्स होंगे। पहला मिनरल Na पॉजिटिव, दूसरा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तीसरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फोर्थ बाइकार्बोनेट आयन और फिफ्थ क्लोराइड आयन। ठीक है, Cl नेगेटिव। अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? बॉडी में अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं ना। ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया और अमाइनो एसिड्स, ये बॉडी में अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। इसीलिए क्या होगा? जो हमारा प्लाज्मा है उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में भी प्रेजेंट होंगे। कौन? ग्लूकोज,
अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स। तो अब तक तुमने प्लाज्मा में क्या क्या देखा, चलो लास्ट में बनाएंगे इसका, बस ये ध्यान रखो थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होगी तो हमारे ब्लड को क्लॉट करा देंगे, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो वो हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब वो हमेशा एक्टिव नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक ए प्रोटीन है, ठीक है, वो ए प्रोटीन सिर्फ तब एक्टिव होगा, प्रोटीन नहीं सॉरी फैक्टर, कोई ए फैक्टर है, वो ए फैक्टर सिर्फ तब एक्टिव होगा जब हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। जब तक ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी तब तक प्लाज्मा में वो फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंट रहेगा पर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो क्या कहा हमने, ऐसे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड के कोगुलेशन के लिए या ब्लड की क्लोटिंग के लिए, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट तो है पर प्रेजेंट होंगे एक इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। ऐसा प्लाज्मा जिसमें से हम इन क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल लें तो उस प्लाज्मा को हम बोलेंगे सीरम। उस प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सीरम। जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो बोलते हैं सीरम टेस्ट कराओ, है ना। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स। एग्जैक्ट याद होनी चाहिए ये लाइन। अच्छा बताओ, ब्लड किस किस से मिलके बना है, ब्लड मिलके बना है, पहला बोलो फ्लूइड मैट्रिक्स, पहला क्या है फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा क्या है प्लाज्मा, तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तीसरा क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा में बताओ, प्लाज्मा जो है, अब ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ब्लड। क्या बनाती हैं, ब्लड। इस पूरे ब्लड का प्लाज्मा ने कितना हिस्सा लिया हुआ है, 55%। प्लाज्मा ने कितना लिया है, 55%। पर ये पूरा हमने प्लाज्मा बना दिया, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर तो क्या है, पानी, ज्यादातर क्या है, वाटर। कितना है प्लाज्मा में वाटर, 92%। और प्लाज्मा में प्रेजेंट है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन। मेजर प्रोटीन है 3, मेजर प्रोटीन कितने हैं, 3 मेजर प्रोटीन है। उन्होंने कितना पार्ट बनाया हुआ है प्लाज्मा का, 6 to 8%। अब ये 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं, पहला क्या है फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोटीन क्या है ग्लोबुलिन, तीसरा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन का काम ब्लड क्लोटिंग कराना, ग्लोबुलिन का काम डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखना। उसके बाद हमने देखा था इन 3 मेजर प्रोटीन के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में। बताओ, पहला मिनरल Na पॉजिटिव, दूसरा मिनरल कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तीसरा मिनरल Mg2 पॉजिटिव, फोर्थ मिनरल बाइकार्बोनेट आयन और फिफ्थ मिनरल क्लोराइड आयन, ठीक है। और क्या देखा था कि इनके साथ साथ प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी 3 चीजें और जो नॉर्मली बॉडी में अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। वो 3 चीजें क्या, पर स्मॉल अमाउंट होगी, इनकी भी और उनकी भी। पहला क्या होगा ग्लूकोज, पहला क्या ग्लूकोज, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा लिपिड्स, तीसरा क्या होगा लिपिड्स होगा, ठीक है। अब इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते कुछ फैक्टर्स, इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ये है फैक्टर। और ये फैक्टर जनरली होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मतलब ये सिर्फ तब एक्टिव होंगे जब हमारे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब ब्लीडिंग शुरू होगी तो ये फैक्टर्स करा देंगे ब्लड क्लोटिंग। क्या करा देंगे, ब्लड क्लोटिंग। मतलब प्लाज्मा में ब्लड की क्लोटिंग कराने के लिए 2 चीजें तुम्हारे पास, एक तो है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन कौन सा था फिब्रिनोजन, और एक है तुम्हारे पास ये फैक्टर जो कराएंगे ब्लड की क्लोटिंग। पर ये फैक्टर्स एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है। अब ये फैक्टर इनएक्टिव है पर जब ब्लीडिंग होगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। अगर इस प्लाज्मा में से हम इन फैक्टर्स को हटा दें तो इस प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, सीरम। इस प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। तो सीरम की डेफिनेशन क्या होगी, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग
फैक्टर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? किस किस से मिलके बना हुआ है ब्लड? फ्लूइड मैट्रिक्स है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है? प्लाज्मा पढ़ा है। प्लाज्मा के बाद क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फ्लूइड मैट्रिक्स तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो तो क्या है, नॉर्मली जो फ्लूइड है वो है फ्लूइड मैट्रिक्स। तो प्लाज्मा भी पढ़ लिया। प्लाज्मा के बाद अगला क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखो क्या क्या आएगा। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का एक और नाम थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीनों को मिला के बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। और पूरे ब्लड का लगभग 45% पार्ट बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। लगभग 45% पार्ट कौन बनाएंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड का 55% पार्ट क्या है? प्लाज्मा। उस ब्लड का 45% पार्ट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बच गया कितना? वो क्या होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स। वो क्या होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स। अब पहले एक एक करके पढ़ना है। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। पहले इरिथ्रोसाइट्स देखो, उसी को मिला के मतलब जो थोड़ा बहुत बच गया वही क्या तुम्हारा? फ्लूइड मैट्रिक्स। अब देखो इरिथ्रोसाइट्स, जो इरिथ्रोसाइट्स का एक और नाम क्या है? आरबीसी। अब आरबीसी जो है वो ब्लड के जितने भी सेल है उसमें नंबर में सबसे ज्यादा है आरबीसी। सबसे ज्यादा नंबर में कौन है? आरबीसी। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मिलेंगे तुम्हें आरबीसी। आरबीसी का एक और नाम एरिथ्रोसाइट्स। अब एक जो हेल्दी अडल्ट मैन होगा, अब ना तो तुम अडल्ट और ना तुम हेल्दी, है ना, तो हेल्दी अडल्ट मैन जो होगा ऑन एन एवरेज उसमें आरबीसी कितना होगा? 5 to 5.5 मिलियन। तुम्हारे कम ही होंगे इससे, है ना। 2-2.5 मिलेंगे तुम्हारे, 2-2.5 मिलेंगे तुम्हारे तो 2-2.5 हजार मिलेंगे ना। देखो बिल्कुल। हेल्दी अडल्ट मैन जो होता है ऑन एन एवरेज उसमें आरबीसी कितने होंगे? 5 to 5.5 मिलियन, लेकिन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब पर मिलीमीटर क्यूब को एक और बोलते हैं यूनिट से, क्यूब को एक और यूनिट से बोलते हैं। सर्च करके आना कल, फिर बताना मेरे को। मैम हमारी क्लास में एक सर्च करके आएगा, बाकी उसकी सुन के सब आएगी। ठीक है, कल सर्च करके आना। पर मिलीमीटर क्यूब को एक और बोलते हैं, वो बताना कल मेरे को। यूनिट जैसे लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, जो भी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हो। बस अब इतना ध्यान दो कि हेल्दी अडल्ट मैन में ऑन एन एवरेज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितनी आरबीसी होंगी? 5 to 5.5 मिलियन होंगी। क्या होंगी? मिलियन। अब आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स। लास्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था बोन में होता है बोन मैरो, और बोन मैरो में बनते हैं ब्लड सेल्स। बोन मैरो में क्या बनते हैं? ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं रेड बोन मैरो में। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनेंगे? रेड बोन मैरो में। और किसके अंदर? अडल्ट्स के अंदर। अब आरबीसी जो होते हैं आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड मतलब एब्सेंट। तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है, मोस्टली मैमल्स के अंदर। और शेप क्या होगी आरबीसी की? बाइकॉनकेव। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, मैच्योर आरबीसी में। बात हो रही है मैमल्स की। और शेप क्या होगी आरबीसी की? बाइकॉनकेव। अब आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट। और इस पिगमेंट में प्रेजेंट होता है आयरन। इस पिगमेंट में क्या होगा? आयरन। आयरन कौन सा? फेरस या फेरिक? फेरस। कौन सा होगा? फेरस। Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव? Fe2 पॉजिटिव। कलर कैसा होगा हीमोग्लोबिन का? रेड होगा। ठीक है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक
कॉम्प्लेक्स तुमने दो टाइप के प्रोटीन पढ़े थे, सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है जिसमें, और जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ कुछ और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन बताओ कौन सा है और प्रोस्थेटिक ग्रुप बताओ कौन सा है। हीम तो है प्रोस्थेटिक ग्रुप और ग्लोबिन है प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कलर रेड। ठीक है, आयरन कौन सा होगा, Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। फेरस या फेरिक, फेरस। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, और हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। अब हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का है ना, और वो प्रेजेंट है आरबीसी में, तो आरबीसी का कलर भी कैसा होगा, रेड होगा, इसीलिए उनका नाम क्या रखा है, रेड ब्लड सेल्स। अब एक जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसमें हर एक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो जो लोग यूं कहते हैं ना कि मेरे अंदर 12 ग्राम खून है, 16 ग्राम खून है, तो वो खून नहीं है, उनके अंदर 12 और 16 ग्राम वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में तो है, हाँ ब्लड में तो है, ब्लड में भी कहाँ पे है, आरबीसी में। कहाँ पे है, आरबीसी में। और आरबीसी किसका पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ठीक है, तो एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर हर एक कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड की बात हो रही है, 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होगा 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या काम है आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट कराना। हीमोग्लोबिन का रोल देखा था ना, कैसे लेके जाएगा, HbO2 है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल है हीमोग्लोबिन का। अब आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 डेज, मतलब 120 दिन तक ये आरबीसी जिंदा रहती है, उसके बाद फिर नहीं बन जाती है ना। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिन, 120 डेज। ठीक है, और आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन के अंदर। किसके अंदर डिस्ट्रॉय होंगी, स्प्लीन के अंदर। पढ़ेंगे आगे स्प्लीन क्या होता है। आरबीसी हमारी बॉडी में जहां डिस्ट्रॉय होती है उस पार्ट का नाम है स्प्लीन। क्या, उस पार्ट का नाम स्प्लीन, इसीलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन को क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव पता है ना क्या होती है, क्या होती है, कब्र होती है। ग्रेव क्या होती है, कब्र। ठीक है, तो ये था हमारा आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। हाँ, एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल में आरबीसी कितने होंगे नंबर में, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, और अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होगा, 12 से 16 ग्राम, लेकिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं, स्प्लीन को। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब इनका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों हुआ, क्योंकि दीज आर कलरलेस। ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इनका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लिएटेड, ये क्या है, न्यूक्लिएटेड है, तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन आरबीसी के कंपैरिजन में इनका नंबर कम होता है। आरबीसी का नंबर क्या था, 5 to 5.5 मिलियन, पर डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी जो इसका नंबर कितना होगा, 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब जो ल्यूकोसाइट्स है ना, दीज आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत
कम होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। अब ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने मन करे उतने स्टार मार लेना एनसीईआरटी में। इसको तुम ऐसे टेबल वगैरह बना के और तब लिखना अपनी एनसीईआरटी में, साइड में लिख लेना बेशक। देखो अब WBC दो टाइप के होते हैं, एक होंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युला मतलब दाने दाने, है ना, और ए ग्रैन्युला मतलब जहां दाने प्रेजेंट ना हो। तो WBC कितने टाइप के, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में देखो क्या क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के, तीन टाइप के। पहले है न्यूट्रोफिल्स, पहले क्या है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे हैं इओसिनोफिल्स, दूसरे क्या हैं, और तीसरे हैं बेसोफिल्स, तीसरे क्या हैं, बेसोफिल्स। WBC कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के, तीन टाइप के। पहले न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, यहाँ ध्यान दो रोहित। आप देखो, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है वो आएंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स में, ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आएंगे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। बट ये कैटेगराइजेशन मत भूलना तुम। WBC कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के, पहला, दूसरा, बेसोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट दो टाइप के, पहला, दूसरा। अब ये है लिम्फोसाइट और WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा है तुमने कहीं, कलरलेस थे ना, ल्यूकोसाइट क्या थे, कलरलेस प्लास्टिड। तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको मतलब यहाँ अपने एनसीईआरटी में ल्यूको के नीचे लाइन खींच के लिखो कलरलेस, या ये लिखा भी हुआ यही एरो लगा देना, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस, ठीक है। और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। पूरा जो WBC है ना, उस WBC में सबसे ज्यादा नंबर में है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल होते हैं 60 to 65%। न्यूट्रोफिल कितने हैं, पूरे WBC का 60 to 65% कौन है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब बेसोफिल्स जो है वो सबसे कम है। बेसोफिल्स क्या है, सबसे कम। बेसोफिल होंगे 0.5 to 1%। बेसोफिल कितने हैं, मतलब हाफ से लेके 1 तक है लगभग, ठीक है, 0.5 to 1%। WBC में सबसे ज्यादा कौन होगा, न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा कौन होगा, न्यूट्रोफिल। कितने, 60 to 65%। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल, ठीक है। एक चीज न्यूट्रल और एक चीज बेसिक है, यूं याद रख लो, एक न्यूट्रल और एक बेसिक। न्यूट्रल सबसे ज्यादा, बेसिक सबसे कम। न्यूट्रोफिल कितने, 65 और बेसोफिल 0.5 to 0.1। सबसे ज्यादा कौन, न्यूट्रोफिल, और सबसे कम बेसोफिल, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं, these are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body। पहले ये ध्यान रखो कि मोनोसाइट्स जो हैं, मोनोसाइट्स ग्रैन्युलोसाइट्स थे या ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रैन्युलोसाइट से तो उठा लो मोनोसाइट, और इधर से ग्रैन्युलोसाइट से उठा लो न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का तो परसेंटेज कितना है, मोनोसाइट्स का होता है 6 to 8%। मोनोसाइट्स का कितना है, अब ये दोनों भाई मिलके फैगोसिटिक सेल बनाते हैं, मतलब ये हैं, खुद हैं ये क्या है, फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल का मतलब क्या है कि जैसे हमारे घर में कोई घुस गया, चोर घुस गया, तो हम उसका स्वागत थोड़ी करेंगे, है ना, मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे उसको। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का काम भी क्या है कि अगर बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है तो उसे पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगे। किस किस का काम है ये, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का। न्यूट्रोफिल क्या है, ग्रैनुलो या ए ग्रैनुलो, ग्रैनुलो। न्यूट्रो क्या है, ग्रैनुलो। लेकिन मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल की परसेंटेज, मोनोसाइट्स की
6 to 8%। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है? ये क्या है? फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक का मतलब होता है फैगोसिटाइज करना, किसी चीज को खा लेना, एनगल्फ कर लेना, खत्म करना उसे। अब बेसोफिल्स का काम क्या? देखो, बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसोफिल 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। पहला है हिस्टामाइन। पहला क्या है? दूसरा H से याद करो, हेपेरिन। दूसरा क्या है? और तीसरा है सेरोटोनिन। तीसरा क्या है? तो बेसोफिल 3 चीजें सिक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। ठीक है, अब इनका काम है, ये इन्वॉल्व होंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। किस में इन्वॉल्व होंगे? कि हमारी बॉडी में जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन मतलब जहां भी जलन होगी, है ना, वहां पे इन्वॉल्व होंगे बेसोफिल्स। कौन इन्वॉल्व होंगे? क्यों? क्योंकि बेसोफिल वहां पे सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। जब भी चोट लगती है तो जलन होती है ना, क्यों होती है जलन? क्योंकि वहां पे बेसोफिल आता है और बेसोफिल आके सिक्रीट करेगा हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, अब इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स है 2 to 3%। इओसिनोफिल्स कितने हैं? 2 to 3%। इनका काम है इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करना। देखो इसको कैसे याद रखोगे, इसमें शुरू में बोलने में क्या साउंड आ रही है? ई, है ना, और इन्फेक्शन में क्या आ रही है? ई। क्या आ रही है? ई। तो इओसिनोफिल का काम है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना। किसको रेजिस्ट करना? इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना। एलर्जिक, एलर्जी, एलर्जी बोलने में भी शुरू में क्या साउंड आ रही है? ई की आ रही है ना थोड़ी। तो एलर्जिक रिएक्शंस में और इन्फेक्शंस को रोकने में कौन इन्वॉल्व है? इओसिनोफिल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बेसोफिल और इओसिनोफिल में ही होती है। बेसोफिल का काम क्या है? तुम यूं याद रखना, बेसोफिल 3 चीजें रिलीज करेगा, हेपेरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। जब भी बॉडी में कहीं चोट लगती है और जलन होती है, मतलब वहां पे यही चीजें रिलीज हो रही हैं और उनको आके रिलीज कर रहा है कौन? बेसोफिल। इओसिनोफिल को तुम एलर्जी से याद रखना। ठीक है, इओसिनोफिल कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा? एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। जहां भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, मतलब वहां पे कौन काम कर रहा है? इओसिनोफिल काम कर रहा है। और साथ में ये इन्फेक्शंस को रोकता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को होने से रोकेगा। कौन से सेल रोकेंगे? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कितने हैं? 2 to 3%। कितने हैं? 2 to 3%। अब लास्ट में डायग्राम कराऊंगी, तब कराऊंगी, ये करने ये एक एक करके याद। आगे देखो, अब लिम्फोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स कितने टाइप के थे? पहले कौन से? दूसरे? मोनोसाइट की परसेंटेज 6 to 8%। अब लिम्फोसाइट्स होते 20 to 25%। लिम्फोसाइट्स कितने हैं? 20 to 25%। अब लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की परसेंटेज कितनी? लिम्फोसाइट्स की 20 से 25% है ना, 20 to 25%। और ये 2 टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का काम है, ये हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये हम 12th में पढ़ेंगे बीओटी अच्छे से। यहाँ पे बस तुम ये ध्यान रखो, बीओटी लिम्फोसाइट्स का काम है कि अगर बाहर से बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो उस एंटीजन से लड़ने के लिए बॉडी में बनेगी एंटीबॉडी। बॉडी में क्या बनेगी? एंटीबॉडी। ठीक है, कोरोना के टाइम पे सुना होगा ना कि वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने का मतलब क्या था? कि हम बाहर से थोड़ा सा कोरोना ही ले रहे थे, थोड़ा सा कोरोना हमने ले लिया बाहर से, मतलब कोरोना क्या है? एंटीजन। कोरोना क्या है? एंटीजन। अब बॉडी में चला गया एंटीजन, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी उससे लड़ेगी और लड़ने के लिए हमारी बॉडी अंदर बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है कि बाहर से हमें, जैसे बहुत बार ना हमें बहुत सारी बीमारियां होके चली भी जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही लड़ लेता है, हमें इतना पता नहीं चलता। जो तुम्हें बुखार होता है ना, फीवर होता है, तुम क्या सोचते हो वो कोई बीमारी है? नहीं, तुम्हें बीमारी कोई और हुई थी। ठीक है, अब तुम्हारी बॉडी उससे लड़ रही है, लड़ते लड़ते क्या हुआ, उसका जो असर है ना, जो फीवर है, हाई टेम्परेचर हुआ, वो तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। जैसे यूं बोलते हैं कि जब लगभग 99% फीवर होता है ना, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, तो तुम्हें दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि उस टाइम तुम्हारी बॉडी तुम्हें ठीक कर रही है। वो ठीक कर रही है ना, तो वो फीवर तुम्हारा रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है कि अंदर बॉडी काम कर रही है, कोई बीमारी चल रही थी, उसे बॉडी
ठीक कर रही है, तो वो रिस्पॉन्स है तुम्हारी बॉडी का, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 12th में एक अलग से चैप्टर दिया हुआ, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, लिम्फोसाइट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, मतलब हमें बाहर की बीमारियों से बचाने के लिए। और इस इम्यून रिस्पॉन्स में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, पहला बी लिम्फोसाइट्स, दूसरे टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज कितना, 20 से 25%। अब तीसरे हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स जो हैं वो एक सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े। और ये कहां से बने हैं, ये बने हैं मेगाकैरियोसाइट से। ये कहां से बने हैं, अब मेगाकैरियोसाइट्स क्या होते हैं, बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं। जैसे ये एक बोन मैरो है, ठीक है, इस बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट है, उन स्पेशल सेल्स का नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। स्पेशल सेल्स का नाम क्या है, सॉरी, मेगाकैरियोसाइट्स। अब इन मेगाकैरियोसाइट्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, उन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। बोन मैरो है, बोन मैरो में स्पेशल सेल है, उन स्पेशल सेल का नाम मेगाकैरियोसाइट। वो मेगाकैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। देखो दिख रही है ना छोटे छोटे टुकड़े, कि ये पूरा क्या था, एक मेगाकैरियोसाइट। अब मेगाकैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और क्या बन गया, प्लेटलेट्स बन गई। ठीक है, अब देखो, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, है ना। 1,50,000 to 3,50,000, ये तो नॉर्मली सुना होगा तुमने, है ना। प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, 1,50,000 to 3,50,000, लेकिन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, अब प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब प्लेटलेट्स का काम होता है कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कराएंगे ब्लड का कोगुलेशन या ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक है, तुमने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि जब भी डेंगू हो जाता है ना, तो उस टाइम पेशेंट को बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हिलना डुलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पेशेंट की क्या होगी, प्लेटलेट्स कम होती है डेंगू में। अब प्लेटलेट अगर कम हो गई तो मान लो पेशेंट थोड़ा सा भी हिला, उसको लग गई चोट। अब चोट लग गई तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ब्लड क्लॉट, क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर तो घट गया। अब प्लेटलेट्स का नंबर घट गया तो ये सब्सटेंसेस रिलीज नहीं होंगे, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं कट लग गया ना, तो डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसकी जो ब्लड है उसका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, है ना, ब्लीडिंग होती रहेगी। नहीं रुकेगा ना, रुकेगा ही नहीं। ऐसे एक पेशेंट भी आई हुई थी, यही मैं हॉस्पिटलाइज थी ना तब, उसकी 40,000 थी प्लेटलेट्स और नंबर देखो कितना है, 1,50,000 to 3,50,000। वो यूं कह रही थी कि मेरे को बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है, कि कहीं भी कुछ भी अगर लग गया तो बचेगी नहीं वो। अब देखो आगे, मतलब प्लेटलेट्स जो हैं ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिन सब्सटेंसेस की वजह से क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग होगी। ठीक है, ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे। प्लेटलेट्स ब्लड कोगुलेट नहीं कराते, प्लेटलेट्स कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और वो सब्सटेंसेस क्या कराएंगे, ब्लड की क्लॉटिंग। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो उसकी वजह से होते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब उस पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा ब्लड का फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक बार तुम सारा डाटा बता दो मेरे को, फिर बस आज इतना ही करते हैं। बताओ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस किस से मिलके बने, फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस किस से मिलके बने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मेरा पेपर है नीट का, तो पेज निकालो और लिखो साथ साथ रफ में। निकालो, बताओ। आरबीसी के बारे में करते हैं सारा। पहले आरबीसी का एक और नाम बोलो, पहले ये लिखो रफ नोटबुक में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहला आरबीसी, आरबीसी का एक और नाम बोलो,
एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का एक और नाम एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम ल्यूकोसाइट्स। पूरा LECO लिखना। ल्यूको क्या है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का एक और नाम थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। नोटबुक में इसको कंपैरेटिवली लिखना। अब आरबीसी जो है, आरबीसी का नंबर बताओ कितना होगा? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का नंबर बताओ। वेरी गुड। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का नंबर बताओ। हाँ, 1,50,000 to 3,50,000। ये किसका नंबर है? प्लेटलेट्स का। अब तुम मेरे को बताओ, एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा? 12 से 16 ग्राम, लेकिन पर 100 ml। ठीक है। उसके बाद आरबीसी के अंदर ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। किसको बोलेंगे? स्प्लीन को। ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में अगर बॉडी में जो हमारी गैसेज है उनका एक्सचेंज हो रहा है, उसमें कौन हेल्प करेगा? हीमोग्लोबिन। कौन हेल्प करेगा? हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? वेरी गुड। हाँ, यू भी बोल सकता है, 120 डेज भी बोल सकता है, या 4 मंथ्स भी बोल सकता है। तो खाली मत हो जाना पेपर में अगर 4 मंथ आ जाए तो। इतना तो मैथ्स लगा लेना। ठीक है। उसके बाद बस आरबीसी में इतना ही था ना, या कुछ और भी था? बताओ, था कुछ आरबीसी में? हाँ, ये और था। शेप कैसी थी आरबीसी की? बाइकॉनकेव। न्यूक्लियस ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, ये होती है स्पेलिंग। बाइकॉनकेव शेप है और न्यूक्लियस उसमें नहीं है, इसीलिए आरबीसी को बोलते ई न्यूक्लिएटेड। पर मैमल्स की आरबीसी, किसकी आरबीसी? मैमल्स की। मैच्योर आरबीसी। आरबीसी में यही था। उसके बाद आ जाओ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। इसको क्या बोलेंगे? कलरलेस, है ना? कलरलेस क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। अब लाइफ स्पैन इसका कम होता है बहुत, है ना? शॉर्ट लिव्ड होती है डब्ल्यूबीसी। नंबर कितना हो गया? 6000 से 8000। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं, वो 2 टाइप के। बताओ 2 टाइप कौन कौन से? एक होंगे ग्रैनुलोसाइट्स और एक होंगे ए ग्रैनुलोसाइट। अब मेन तुम्हारी परीक्षा की घड़ी, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के? 2 टाइप के। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के। सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी है इसमें। 2 टाइप के कौन कौन से? ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब निपटाओ इसको साथ साथ। ग्रैनुलोसाइट्स कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। पहला, वेरी गुड, पहले न्यूट्रोफिल्स, दूसरे इओसिनोफिल्स, दूसरे क्या है? इओसिनोफिल्स, और तीसरे क्या थे? बेसोफिल्स। तीसरे क्या थे? बेसोफिल। अब तुम बताओ, नंबर में सबसे ज्यादा कौन थे? न्यूट्रोफिल। कितना था न्यूट्रोफिल का नंबर? वेरी गुड, 60 to 65%। सबसे कम कौन थे? बेसोफिल। कितने? 0.5 to 1%। और इओसिनोफिल का बताओ। इओसिनोफिल कितने थे? 2 to 3%। चेक करना एक बार इओसिनोफिल कितने? 2 to 3। इओसिनोफिल कितने हैं? 2 to 3%। ठीक है, ये मत भूलना। देखो, सबसे ज्यादा तो कौन है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन है? बेसोफिल, 0.5 to 1%। और बीच के कौन है? इओसिनोफिल, 2 to 3%। ठीक है। उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहले लिम्फोसाइट्स, दूसरे मोना नहीं पहले क्या है? मोनोसाइट, और दूसरे
अब एक तो तुम्हें उठाना है ग्रेनुलोसाइट से और एक उठाना है ग्रेनुलोसाइट से। बताओ किस किस को उठाओगे? इधर से तो उठाओ, यहाँ से तो उठाओ मोनोसाइट्स को, और यहाँ से उठाओगे न्यूट्रोफिल्स को। ये दोनों है भाई भाई। ये किसका काम करेंगे? ये किसका काम करेंगे? फेगोसिटिक सेल का। तो फेगोसिटिक सेल कौन कौन से होते हैं? जब नोट्स बनाओ ना तो न्यूट्रोफिल्स को इधर लिख लेना और बेसोफिल को इधर, ताकि इनको भाई भाई बना सको तुम, ठीक है? तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या है? फेगोसिटिक सेल्स। फेगोसिटिक सेल मतलब बाहर से कोई भी आएगा तो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है? अब इओसिनोफिल और बेसोफिल का काम और बताओ। इओसिनोफिल का काम क्या था? हाँ बताओ। ई से याद रखना है ना। तो इओसिनोफिल किस में काम आएगा? एलर्जिक रिएक्शंस में। किस में काम आएगा? एलर्जिक रिएक्शंस में। और हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करेगा, ठीक है? इट विल रेजिस्ट इन्फेक्शंस, है ना? इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करेगा। उसके बाद बच गया कौन? बेसोफिल। बेसोफिल क्या करेगा? हाँ, बेसोफिल तीन चीजें सिक्रीट करता है। पहला हेपेरिन, दूसरा हिस्टामाइन, तीसरा सेरोटोनिन। और ये तीनों क्या कराएंगे? इन्फ्लेमेशन। ना 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 ना, ये तीनों क्या कराएंगे? इन्फ्लेमेशन, ठीक है? ये तीनों कराएंगे इन्फ्लेमेशन। जहां भी चोट लगी है वहां पे जलन होगी, ठीक है? उसके बाद लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के थे? हाँ, परसेंटेज कितने थे लिम्फोसाइट? पहले मोनोसाइट्स की बताओ परसेंटेज। मोनोसाइट्स की कितने? 6 to 8%। लिम्फोसाइट्स कितने? 20 to 25%। कितने टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट? दो टाइप के, एक बी और एक टी लिम्फोसाइट्स, है ना? बी और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? हाँ, हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ना बी और टी लिम्फोसाइट्स। और क्या था लिम्फोसाइट्स में? प्लेटलेट्स कौन करेगा? बस। प्लेटलेट्स का एक और नाम थ्रोम्बोसाइट्स। नंबर बताना प्लेटलेट्स का। हाँ, ये तो बता दिया था, चलो तुमने। अब प्लेटलेट्स जो है फ्रेगमेंट्स होते छोटे छोटे, कौन से सेल्स से बने? मेगा कर दो बंद, साक्षी का